हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल विवेक कुमार चैनल। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विवेक कुमार चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का सब्जेक्ट है हमारा अर्थशास्त्र और उसमें पार्ट 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। ये चैप्टर पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें से काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर इसमें से आते हैं 3 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन। 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। ठीक है, पहले है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इसमें दिया हुआ है उत्पादन गतिविधियों के आधार पर। ठीक है, फिर है रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर और है स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, 3 चीज़ों के आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ते हैं उत्पादन गतिविधियों के आधार पर। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जिसपे से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अधिकतर क्वेश्चन प्राथमिक क्षेत्र से पूछे जाते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक क्या है? प्राकृत संसाधनों से जुड़े कार्य, मतलब कि जितने भी प्रकृति से जुड़े कार्य हैं, चाहे वो आपका कृषि है, ठीक है, कृषि या खनन है, ठीक है, मत्स्य पालन है, ठीक है, या आपका मछली पालना है, ठीक है, मत्स्य पालन जैसे मछली पालन कहते हैं, या वानिकी है, या बागान, फूलों के बागान इत्यादि चीज़ें हैं जो कि प्रकृति से जुड़े हों, किसी भी तरह से प्रकृति से जुड़े हैं, वह क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक क्षेत्र के कार्य कहलाते हैं। ठीक है, जैसा कि इसमें तीसरा पॉइंट है प्रकृति पर निर्भर है। ठीक है, और सर्वाधिक रोजगार देने वाला, यानी कि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला है क्षेत्र की। ठीक है, उसके बाद आता है द्वितीयक क्षेत्रक। क्या है द्वितीयक क्षेत्रक? विनिर्माण से जुड़े कार्य। विनिर्माण का मतलब क्या होता है? कोई प्रोडक्ट ए है, ठीक है, अब उस वो प्रोडक्ट अभी यूज करने लायक, इतना ज़्यादा यूज करने वाला नहीं है, अब उसमें थोड़ा सा काम कर दिया जाए, ए प्रोडक्ट में थोड़ा सा वर्क किया जाए और वो बन जाए बी। बी जो है यूज करने वाला है, तो ए पर जो काम हुआ उसे कहेंगे हम विनिर्माण। क्या कहेंगे? विनिर्माण, मतलब एक तरह से दोबारा से उस पर निर्माण करना। ठीक है, जैसे गन्ने से चीनी। आप ये बताइए, कोई गन्ना का पेड़ है, क्या वो इतना यूजेबल है? क्या वह आपकी जैसे चीनी का जगह ले सकता है गन्ना? कभी नहीं ले सकता। हालांकि चीनी गन्ने से ही बनता है, तो गन्ने पे वर्क करके उसे चीनी में कन्वर्ट कर देना, चीनी में कन्वर्ट कर देना, ये विनिर्माण उद्योग का एक उदाहरण है। जैसे लकड़ी से फर्नीचर बनाना। ठीक है, इसका तीसरा नाम औद्योगिक क्षेत्र भी है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि औद्योगिक क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? तो द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और ये रोजगार एवं आय दोनों में वृद्धि कर रहा है। आज की डेट में जो द्वितीयक क्षेत्र है वो रोजगार में भी वृद्धि कर रहा है और आय में भी वृद्धि कर रहा है। जैसे कि आप जानते हो कि इस समय काफ़ी स्कीम चलाई जा चुकी हैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से, जो कि कहीं ना कहीं उद्योग पर आधारित हैं। ठीक है, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तृतीयक क्षेत्र क्या कहता है? कोई नई वस्तु का उत्पादन नहीं, केवल सेवा से जुड़े कार्य। कहने का अर्थ क्या है? इसमें किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता। जैसे कि ए में तो चलो हमने उसे पैदा किया, सॉरी प्राकृतिक क्षेत्र में हमने उसे पैदा किया, द्वितीयक क्षेत्र में आकर उस पर वर्क किया गया और उसे बेचने लायक किया गया। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या, उस प्रोडक्ट को बेचने लायक किया गया है। और तृतीयक क्षेत्र में क्या होता है? अब भाई हमने उसे तैयार तो कर लिया, लेकिन हम उसे मार्केट में भी तो उतारेंगे। आखिर तैयार करने से तो वो बिक नहीं जाएगा और ना उसे पैसा आएगा। जब वो मार्केट में उतरेगा तभी तो वो बिकेगा। तो तृतीयक क्षेत्र क्या करता है? मार्केट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? मार्केट प्रोवाइड करता है। जैसे कि तृतीयक क्षेत्र क्या करता है? मार्केट प्रोवाइड करता है, जिसमें द्वितीयक क्षेत्र से सामान आता है और बिकता है। ठीक है, इसका उदाहरण है जैसे शिक्षा एक तृतीयक क्षेत्र का उदाहरण, स्वास्थ्य है, परिवहन है, संचार है आदि। अब कोई सामान हवा में तो आएगा नहीं, और हवा में भी आया तो परिवहन के थ्रू ही आया। ठीक है, संचार। ठीक है, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि सेवा देने का काम हो रहा है एक तरह से, आप समझिए तो। विकास हेतु दोनों क्षेत्रों पर निर्भर, यानी कि तृतीयक क्षेत्रक, प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक दोनों पर निर्भर है। यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि तृतीयक क्षेत्रक किन किन क्षेत्रों पर निर्भर है? तो तृतीयक क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र पर निर्भर है। सर्वाधिक आय देने वाला, यानी इसमें आय की अधिक प्राप्ति होती है। आप ध्यान देना कि सबसे ज्यादा रोजगार होता है प्राथमिक क्षेत्र में,
सबसे ज्यादा आय मिलती है तृतीय क्षेत्र में, और आज की डेट में रोजगार और आय दोनों में वृद्धि हो रही है तृतीय क्षेत्र में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सकल घरेलू उत्पाद पे। सकल घरेलू उत्पाद आज की डेट में हमें काफी सुनने को मिल रहा है, खासकर न्यूज़ों पर। किस नाम से? जीडीपी के नाम से, है ना। तो बच्चे सोचते होंगे आखिर जीडीपी क्या है, तो जीडीपी ही सकल घरेलू उत्पाद है। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, किसी विशेष वर्ष में तीनों क्षेत्रों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, खैर तृतीयक क्षेत्र में कोई उत्पाद का निर्माण तो होता नहीं, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को जोड़कर जो उत्पाद का निर्माण हुआ है, जो अंतिम वस्तु प्राप्त हुई है, उसका मूल्य, अंतिम वस्तु का मूल्य प्लस जो सेवा का जो मूल्य है, जो तृतीय क्षेत्र में सेवा प्रोवाइड की गई है उसका मूल्य हमें क्या देता है? सकल घरेलू उत्पाद देता है, यानी कि जीडीपी देता है। ठीक है, अब आ जाइए मनरेगा पर। ये समझ लीजिए कि मनरेगा इस चैप्टर में प्राण है, इसके बिना ये चैप्टर अधूरा लगने लगता है कभी कभार। और मनरेगा से सीधा सीधा 5 नंबर में परीक्षक अंक 5 नंबर में प्रश्न पूछता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में सक्षम व जरूरतमंदों को रोजगार देना। ये जो कानून है ये 2005 में आया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम, मनरेगा के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को रोजगार देना। लोगों के पास रोजगार नहीं था उस समय, और रोजगार भी कैसे लोगों को देना? जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अशिक्षित है, जो शिक्षित नहीं है। ठीक है, उस समय ये था कि शिक्षित लोगों को रोजगार मिल रहा है, परंतु अशिक्षित जो लोग हैं, अशिक्षित, उन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो उन लोगों को रोजगार देने के लिए मनरेगा जैसी चीजें चलाई गई थी। इसमें क्या है? एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने की निश्चित किया गया कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365, और लीप ईयर में 366, है ना, यही होता है। तो 365 दिन में से हम 100 दिन तक क्या देंगे? रोजगार देंगे। क्या देंगे? रोजगार देंगे। कम से कम ये 100 दिन है रोजगार देंगे, कम से कम 100 दिन तो रोजगार देंगे ही देंगे, और ज़्यादा तो साल भर भी हम दे सकते हैं, पर कम से कम 100 दिन तो रोजगार हम देंगे ही देंगे। ठीक है, अगर रोजगार नहीं दे पाए तो रोजगार भत्ता देंगे। मान लीजिए अगर रोजगार नहीं दे पाए तो 100 दिन का, अगर एक दिन का 500 रुपये दिहाड़ी है तो 100 दिन का जो दिहाड़ी होगा उस हिसाब से आपको तनख्वाह दे दी जाएगी। ठीक है, 1/3 महिलाओं के लिए सुरक्षित, यानी कि इसमें आरक्षण का प्रावधान किया। कितना? 1/3, यानी कि 33%। अगर 100 लोगों की जरूरत होगी तो उसमें 33 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। ठीक है, काम का अधिकार के तहत लागू, काम के अधिकार के तहत लागू, यानी काम का जो अधिकार सरकार ने दिया है उसके तहत ये लागू किया गया है। ठीक है, ये 5 चीजें हैं। वैसे तो ये 5 नंबर में भी आता है, लेकिन कभी कभार 3 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब एक चीज देखने में आती है प्रच्छन्न बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी? प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे हम छिपी हुई बेरोजगारी या अप्रत्यक्ष बेरोजगारी के नाम से भी जानते हैं। 3 नाम है इस बेरोजगारी के: प्रच्छन्न बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी और अप्रत्यक्ष बेरोजगारी। आवश्यकता से अधिक लोगों का काम में लगा होना, जैसे 2 लोगों के काम को 4 लोग कर रहे हैं। खेती, इसका सबसे साधारण उदाहरण, सबसे इजी और समझने वाला उदाहरण है खेती। ठीक है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, जमीन है, छोटी सी जमीन है, कोई खेती हो रही है, मान लीजिए गेहूं की खेती है। जो उसके पास जमीन है, मान लीजिए उसके पास 1 एकड़ जमीन है। कितनी एकड़ जमीन है? 1 एकड़ जमीन है, और उस पर खेती कितने लोग कर रहे हैं? पहले तो मान लीजिए 4 लोग करते थे, अब उस पर कर रहे हैं 8 लोग खेती। उत्पादन में कोई फर्क नहीं है, उत्पादन उतना ही हो रहा है। अचानक से ये 8 लोग चले जाते हैं कहीं दूसरी जगह काम करने, 8 में से 4 लोग चले जाते हैं दूसरी जगह काम करने, बचे कितने? 4 लोग, और 4 लोग काम कर रहे तब भी उतना ही उत्पादन हो रहा है। मान लीजिए 4 लोगों से उत्पादन कितना हो रहा है? एक बार चार्ट बना, 4 लोगों से उत्पादन हुआ 10 क्विंटल। ठीक है, 8 लोगों से उत्पादन हुआ 10 क्विंटल। ठीक है,
तो इससे आपको क्या पता चलता है कि जो यहाँ 4 लोग व्यर्थ में लगे हुए थे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो व्यर्थ में यहाँ लगे हुए थे, उनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, लगभग लगभग आंकड़ा तो वही आ रहा है। तो ये एक प्रच्छन्न बेरोजगारी है, जो शेष 4 लोग थे वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार हुए हैं। ठीक है, उसके बाद अभी तक हम किस आधार पर पढ़ रहे थे, हमने ऊपर देखा, अभी तक हम पढ़ रहे थे उत्पादन गतिविधियों के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर, फिर हम स्वामित्व के आधार पर भी पढ़ेंगे। रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर, इसका कहने का अर्थ क्या है, पहले तो अर्थ समझिए। रोजगार की परिस्थितियों के आधार पर कहने का अर्थ यह है कि आखिर रोजगार की जो स्थितियां हैं, रोजगार किस तरह से मतलब रोजगार जो हमें मिला है उसमें किस तरह का हमारे साथ व्यवहार होता है, वह इसमें दर्शाया गया है। इसमें आते हैं 2 क्षेत्र, एक होता है संगठित क्षेत्र और एक होता है असंगठित क्षेत्र। एक होता है संगठित क्षेत्र और एक होता है असंगठित क्षेत्र। ठीक है, संगठित क्षेत्र में सरकारी नियमों का पालन होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी लोग काम करते हैं उन क्षेत्रों में सरकारी नियमों का पालन होता है। सरकारी नियमों के पालन का कहने का अर्थ ये कि 8 घंटे काम, निश्चित वेतन, छुट्टी वगैरह ये सब दी जाती है, जबकि जो असंगठित क्षेत्र है उसमें 8 घंटे से ज़्यादा भी काम करवाया जाता है, रोजगार भी सुरक्षित नहीं होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। दूसरा पॉइंट है रोजगार सुरक्षित। जैसे अभी मैंने बात की रोजगार सुरक्षित, संगठित क्षेत्र में रोजगार सुरक्षित है, यानी कि कोई आपको बेवजह या बिन कारण हटा नहीं सकता, अपने मनचाहे तरीके से कभी भी हटा नहीं सकता, जबकि असंगठित क्षेत्र में आपको कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है, संगठित क्षेत्र में कार्य के घंटे निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। कार्य के घंटे क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र में कार्य के घंटे अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित करने का मतलब है कि निश्चित नहीं होते हैं। ठीक है, संगठित क्षेत्र में सवेतन अवकाश मिलता है, यानी कि वेतन भी मिलता है और छुट्टी भी मिलती है, यानी कि औपचारिक छुट्टी मिलती है एक तरह से। ठीक है, ऑफिशियल आपको छुट्टी मिलती है। ठीक है, जबकि इसमें क्या मिलता है? सवेतन अवकाश नहीं मिलता, यानी कि अगर आपने छुट्टी की तो आपकी तनख्वाह कटेगी, जबकि संगठित क्षेत्र में आपकी तनख्वाह नहीं करती। वेतन निर्धारित होता है, संगठित क्षेत्र में वेतन निर्धारित होता है कि आपको अगर इतना वेतन मिलता है तो आपको इतना ही वेतन मिलेगा, आपको इससे कम वेतन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जबकि असंगठित क्षेत्र में वेतन निर्धारित नहीं होता है, वो कम भी होता है और ज़्यादा भी हो सकता है। कार्य की स्थितियां अच्छी होती हैं। कार्य की स्थितियां अच्छी होने का मतलब ये है कि कहीं आपका शोषण नहीं होता है। ठीक है, एक तरह से ये समझ लीजिए कि आपका शोषण नहीं होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में शोषण होने की संभावनाएं हैं, कार्य की स्थितियां अच्छी नहीं है। ठीक है, और उदाहरण इसके शिक्षक और डॉक्टर, जबकि असंगठित क्षेत्र के उदाहरण ठेले वाला और प्लम्बर। ठीक है, अब है स्वामित्व के आधार पर। क्या है? स्वामित्व के आधार पर एक है सार्वजनिक क्षेत्रक और एक है निजी क्षेत्रक। सार्वजनिक क्षेत्रक में परिसंपत्ति पर सरकार का स्वामित्व होता है, यानी कि जो संपत्ति है या जो कंपनी है या जो भी उद्योग है उस पर किसका अधिकार होगा? सरकार का अधिकार होगा। ठीक है, उसका उद्देश्य होगा सेवा देना, उद्देश्य होगा सेवा देना, जैसे कि रेलवे, डाक, आर्मी। ठीक है, रेलवे इसका काम है सेवा देना, डाक का काम है सेवा देना, आर्मी का काम है सेवा देना। सभी सेवाएं सरकार प्रदान करती हैं। इन सार्वजनिक क्षेत्र में आने वाली जो परिसंपत्ति है, कोई कंपनी है या कोई डिपार्टमेंट है, उसको सेवाएं जो प्रोवाइड करवाई जाती है, जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है वो सरकार द्वारा करवाई जाती है। इसमें रोजगार क्या होता है? सुरक्षित होता है। ठीक है, समझ आ गया। अब निजी क्षेत्र का क्या उद्देश्य होता है? लाभ कमाना। इससे कोई मतलब नहीं होता कि जन सेवा होती है या नहीं होती, इसका उद्देश्य केवल लाभ कमाना होता है। इसका उदाहरण दिया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा आयरन व स्टील उद्योग। ठीक है, ये सेवाएं एक व्यक्ति या कंपनी प्रदान करती है। सभी सेवाएं कौन देती है? इन्हें कि कोई व्यक्ति या कंपनी प्रोवाइड करती है। रोजगार सुरक्षित नहीं है। ठीक है, अब प्रश्न आ जाइए, प्रश्नों पे आ जाइए। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया सर्वाधिक रोजगार देने वाले क्षेत्र का नाम बताइए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्रश्न आता है, तो इस प्रश्न में आपको क्या लिखना है? प्राथमिक क्षेत्र। स्वामित्व के आधार पर आर्थिक क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? स्वामित्व के आधार पर आर्थिक क्षेत्र
आप जानते हो कि सार्वजनिक और निजी। ठीक है, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा ना। तीसरा, रेखांकित शब्द को सही करके लिखो। प्रच्छन्न बेरोजगारी को खुली बेरोजगारी भी कहते हैं। शब्द क्या है, यहाँ खुली की जगह लिखा आएगा छिपी हुई। ठीक है। पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र का कार्य। किस क्षेत्र का कार्य? प्राथमिक क्षेत्र का। सवेतन अवकाश किस में मिलता है? संगठित क्षेत्र में दिया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण का कार्य होता है, ना कि सेवा का। भूमि व जल डैश संसाधन कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन, ना कि मानव निर्मित। घरों में इस्तेमाल होने वाली चीनी एक मध्यवर्ती या अंतिम 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 वस्तु है। क्या है? अंतिम वस्तु। घरों में इस्तेमाल होने वाली चीनी, जो चीनी है वो लास्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, अंतिम वस्तु है। अब बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाते हैं, जिसमें विकल्प है। संगठित क्षेत्र का सदस्य इनमें से कौन है? ठेले वाला है, या शिक्षक है, या मोची है, मजदूर है? शिक्षक है। कौन है? शिक्षक है। इनमें से किस में उत्पादन कार्य नहीं हो रहा है? लकड़ी के फर्नीचर बनाना, मछली पालन, अस्पताल में इलाज, खनन। इनमें से किस में उत्पादन कार्य नहीं हो रहा है? उत्पादन कार्य देखिए किस में नहीं हो रहा। अस्पताल में इलाज, इसमें क्या उत्पाद हो रहा है? किसी चीज का निर्माण हो रहा है। खनन में चलो हमें खुद के निकाला जा रहा है, खनिज वगैरह। मत्स्य पालन, मछली को पाला जा रहा है। ठीक है। लकड़ी से फर्नीचर बना, इसमें निर्माण किया जा रहा है। जबकि खनन में ऐसा कुछ भी नहीं हो, खनन कह रहा हूँ, अस्पताल में इलाज में कोई भी उत्पादन नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ गए आप? अब है लघु उत्तरीय प्रश्न। सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र से भिन्न कैसे है? प्रश्न बन के आ सकता है, दोनों में अंतर लिख दीजिए। या प्रश्न आ सकता है, ये बताइए कि सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र की अपेक्षा अच्छा है, कारण बताइए, कैसे है ये बताइए। ठीक है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है? किस क्षेत्र द्वारा इसमें सर्वाधिक योगदान दिया जाता है? तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान दिया जाता है। शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दूर करने के कोई 3 उपाय बताइए। देखिए, शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी को दूर करने के उपाय, अगर इसमें बेरोजगारी की बात, जैसे हमने देखा प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात की गई चैप्टर में, यानी कि ये समझ लीजिए कि बेरोजगारी से क्वेश्चन आना निश्चित है। यानी बेरोजगारी से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात तो है ही नहीं आपको। ठीक है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हम कर सकते हैं? तकनीक व शिक्षा को बढ़ावा, आसान शर्तों पर ऋण मिलना चाहिए, उद्योगों को बढ़ावा, यही सब तो टॉपिक हैं। अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों को किस प्रकार अंत संबंधित किया जा सकता है? अंत संबंधित कहने में तीनों में क्या संबंध है? यह प्रश्न बन के आ सकता है, अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों में किस प्रकार संबंध है बताइए, या तीनों में संबंध को स्थापित कीजिए, या किस प्रकार तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं बताइए। ये ध्यान रखिए कि प्राथमिक क्षेत्र जो उत्पाद करके देगा वो द्वितीय क्षेत्र में जाके बनेगा, और द्वितीय क्षेत्र जो भी उत्पाद या फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा वो तृतीय क्षेत्र में ही जाकर बिकेगा। ये सब कहीं ना कहीं निर्भर हैं एक दूसरे पर। ठीक है, मनरेगा की विशेषताएं बताइए, या मनरेगा में जो प्रावधान है उसका उल्लेख कीजिए। अब है द्विस्तरीय प्रश्न। प्राथमिक व द्वितीय क्षेत्र में 5 अंतर लिखिए, या ये बताइए कि प्राथमिक क्षेत्र किस प्रकार प्रकृति पर निर्भर है, या द्वितीय क्षेत्र किस प्रकार प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, तृतीय क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किस प्रकार किया जाता है? इन्हीं 5 बिंदु द्वारा समझाइए। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि ये 3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बेरोजगारी और ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जाते हैं। ठीक है, ये तो आपके स्रोत आधारित प्रश्न आ गए। ठीक है, ठीक है। हम ठीक है, 19वां का थोड़ा स्रोत आदि पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से आधारभूत सेवाओं को छाटिए। आधारभूत सेवाएं, आधारभूत सेवाओं को छाटना। आधारभूत सेवा, सेवा से आप समझ गए कि सेवा देने की बात हो रही है। तो सेवाएं कहाँ दी जाती हैं? अस्पताल में। ठीक है, उद्योग तो कोई सेवा वाला क्षेत्र है नहीं, और न कि पशुपालन है। दूसरा है, तृतीय क्षेत्र का विकास किस पर निर्भर करता है? प्राथमिक क्षेत्र पर भी और द्वितीय क्षेत्र पर भी, यानी कि ए और बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको मैंने बताया था तृतीय क्षेत्र कहीं ना कहीं सभी क्षेत्रों पर निर्भर है।
आय बढ़ाने से लोग किस प्रकार की सेवाओं की मांग करते हैं? आय बढ़ाने के लिए लोग किस प्रकार की सेवाओं का मांग करेंगे? क्या कृषि से तो आय इतनी नहीं बढ़ सकती, ना कि इतनी परिवहन से बढ़ेगी, लेकिन शॉपिंग से आय में वृद्धि जरूर होगी। विकासशील देशों में आधारभूत सेवाओं की जिम्मेदारी कौन नहीं उठाता है? निजी संस्थान, सरकार, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। विकासशील देशों में आधारभूत सेवाओं की जिम्मेदारी कौन नहीं उठाता है? तो निजी संस्था जो है वो जिम्मेदारी नहीं उठाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो ये चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 2, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं इस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी लिखना चाहूँगा। ठीक है, कंप्लीट होता है और ये कहीं ना कहीं आपको 3 से 5 नंबर देने वाला है, तो तैयार रहिए फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।